जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 46, 46 के बाद में दिया गया है 75, 75 के बाद में दिया गया है 114 और 114 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 18, 18 से कितना बन रहा है 27, 18 से 27 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 में क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 18 और 9 मिलकर बन जाएगा 27। फिर देखिए 27 से कितना बन रहा है 46, तो 27 से 46 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 में क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 27 और 19 मिलकर बन जाएगा 46। फिर देखिए 46 से कितना बन रहा है 75, 46 से 75 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 46 में क्या कर दें प्लस 29 कर दें तो 46 और 29 मिलकर बन जाएगा 75। अब इसी प्रकार आगे देखिए 75 से कितना बन रहा है 114, 75 से 114 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 75 में क्या कर दें प्लस 39 कर दें तो 75 और 39 मिलकर बन जाएगा 114। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 114 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 9, उसके बाद में प्लस 19, उसके बाद में प्लस 29, उसके बाद में प्लस 39 है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए यहाँ पर देखिए 9 से कितना बन रहा है 19, 9 से 19 कैसे बनेगा। यानी कि 9 में हम प्लस 10 कर देंगे तो 9 और 10 मिलकर बन जाएगा 19 से। फिर देखिए 19 से कितना बन रहा है 29 है, 19 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 19 में क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 19 और 10 मिलकर बन जाएगा 29 से। इसी प्रकार आगे देखिए 19 यानी कि 29 से कितना बन रहा है 39, 29 से 39 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 29 में क्या कर दें प्लस 10 कर दें तो 29 और 10 मिलकर बन जाएगा 39 से। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे 39 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो 39 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सभी में प्लस 10 हुआ है तो 39 में भी क्या कर देंगे प्लस 10 कर देंगे तो 39 और 10 मिलकर बन जाएगा 49। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 14 के अंदर क्या कर दें प्लस 49 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है 114, 114 के अंदर हमें क्या करना है प्लस 49 करना है, ठीक है। तो 114 और 49 मिलकर बन जाएगा 163। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 163। अब हमें देखना है कि संख्या 163 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 163 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का न्यू मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है।
इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 23 से 24 दिन शेष बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए समय के अंदर यदि आप इन 15,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी अपना रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड निकलवाना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 23 का संबंध है 13 के साथ में, उसी प्रकार से 54 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 13 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 13 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 23 में से यहाँ पर 10 को कम किया गया है या फिर घटाया गया है। तो 23 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 13। और ध्यान से देखिए ये 13 यहाँ पर हमें दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 54 के अंदर और इस 54 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 23 की तरह हम क्या करेंगे, इस 54 में से 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 54 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 44 है। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस सीरीज में भरे जाएंगे। तो इस टाइप के सीरीज को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप के यानी कि खाली स्थान वाले सीरीज आपको दिखाई दें तो उस सीरीज को आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सीरीज आपके सामने दी गई है उस सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, टोटल लेटर काउंट करना है खाली स्थान सहित। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इस सीरीज के अंदर लेटर और खाली स्थान दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं, 16 हैं। अभी 16 का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4-4 के जोड़े बनाएं तो कितने बन जाएंगे, 4, यानी कि 4-4 लेटर के जोड़े बनाएंगे तो 4 लेटर यानी कि 4-4 लेटर के जोड़े बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखिए, सबसे पहला जोड़ा बन जाएगा यहाँ तक, यानी कि पहले में कितने आ गए 4। उसके बाद में देखिए दूसरे में यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। उसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 4 और लास्ट में हो जाएंगे 4। अब सोल्व करेंगे कैसे वो समझिए। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए डी के जस्ट आगे क्या दिया गया है, आई। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए डी से जस्ट पहले क्या दिया गया है, आई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम क्या भरेंगे, डी से पहले भरेंगे आई। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए डी के जस्ट बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई डी के जस्ट बाद में भरा गया है आर। तो यहाँ पर भी देखिए डी के जस्ट बाद में हम क्या भरेंगे, आर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डी के जस्ट बाद में क्या भरेंगे, आर। अब इसी प्रकार से देखिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आर से जस्ट पहले क्या है, डी। यहाँ पर देखिए आर से जस्ट पहले क्या है, डी।
यहाँ पर भी देखिए आर से पहले क्या है डी, तो यहाँ पर भी आर से जस्ट पहले क्या भरेंगे, यहाँ पर भी भरेंगे डी। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक खाली स्थान बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है, उसके बाद में यहाँ पर बी है, यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद में डी है, यानी कि यहाँ पर अल्फाबेट लेटर कंटिन्यू चल रहे हैं, ए उसके बाद में बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा सी और उसके बाद में डी। तो यहाँ पर आर के जस्ट बाद में यहाँ पर भर देंगे सी। अब हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, तो यहाँ पर पहले भरा आर, उसके बाद में हमने क्या भरा आई, उसके बाद में क्या भरा हमने डी, उसके बाद में हमने क्या भरा सी, और उसके बाद में हमने क्या भरा आर। अब हमें देखना है आर आई डी सी आर, ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर आर आई डी सी आर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 82 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 82 से यहाँ पर 36 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 91 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले पता करेंगे कि 82 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। तो 82 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए 82 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 82 मिलकर बना है 8 और 2 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 8 में से 2 को घटाया गया है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6। 6 से 36 बनाने के लिए इस 6 का किया गया है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36 है। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 91 के अंदर और 91 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 91 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 91 मिलकर बना है 9 और 1 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 8 है। और जिस प्रकार से 6 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से 8 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64 है। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 64 में दी गई है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइस वाले प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आपके सामने जितने भी डाइस दिए गए हैं उन सभी डाइस में से केवल 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेंगे पहले डाइस और तीसरे डाइस को, तो यहाँ पर कॉमन संख्या क्या दिख रही है, यानी कि पहले डाइस के अंदर हमें 1 दिख रहा है, उसी प्रकार से तीसरे डाइस के अंदर भी हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है। अब कॉमन संख्या मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहला डाइस और ये हो जाएगा दूसरा डाइस। ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो कॉमन क्या है, तो पहले डाइस में 1 है, दूसरे डाइस में भी क्या है 1 है। इसी प्रकार से देखिए पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर 1 के बाद में लिखेंगे 5, 5 के बाद में आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में है 2, तो यहाँ पर 5 के बाद में लिखेंगे 2।
अब इसी प्रकार से तीसरे डाइस में भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए एक के बाद में कितना है 4, तो यहाँ पर एक के बाद में लिखेंगे 4, उसके बाद में 4 के बाद में कितना है 6, यानी कि यहाँ पर 4 के बाद में लिखेंगे 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये संख्याएं आई हैं वो एक दूसरे के क्या है विपरीत फलक पर हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 2 के विपरीत फलक पर है 6 और 6 के विपरीत फलक पर है 2, इसी प्रकार से 4 के विपरीत फल यानी कि 5 के विपरीत फलक पर है 4, 4 के विपरीत फलक पर है 5। और कभी भी सेम अंक एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे, यानी कि यहां पर दिया गया है एक के जस्ट नीचे एक, तो एक के विपरीत एक कभी भी नहीं होगा। जो संख्या छूट गई वो क्या होगी, एक के विपरीत होगी। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में से कौन सा अंक छूट गया, तो यहां पर देखिए एक हमें दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद में 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, यानी कि 1 के विपरीत फलक पर होगा 3 और 3 के विपरीत फलक पर होगा 1। हमसे पूछा गया है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक या संख्या होगी, तो 3 के विपरीत फलक पर अंक या संख्या होगी 1, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। अब हमें देखना है कि 1 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 1 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किस वर्ष की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी वर्ष 1930 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज तरंगणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है के लेखक कौन है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज तरंगणी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। राज तरंगणी के लेखक हैं कल्याण। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, तो वो है निशल कणिकाएं। जो निशल कणिकाएं हैं ये न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है रासायनिक सूत्र टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए याद रखना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 ये किससे संबंधित हैं, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं।
ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी है ढाका बांग्लादेश में, ऑप्शन सी है काठमांडू नेपाल में, और ऑप्शन डी है कोलंबो श्रीलंका में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट था अपराजित वर्मन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होने वाला है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर एक बार आप इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे भाई एक बार परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन सी है उड़ीसा राज्य से, और ऑप्शन डी है केरल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, प्रसिद्ध कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध है केरल राज्य से। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।